वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर का। आपको बता दूं ये परीक्षा ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की है। बीए बीएससी बीकॉम बीएससी एजी बीएससी होम साइंस में सभी में जो अनिवार्य प्रश्न पत्र यानी को करिकुलर होता है उसमें सारी प्रश्न आपके आते हैं। तो आपको बता दूं ये ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी मानव मूल्य और पर्यावरणीय अध्ययन का क्वेश्चन पेपर है। इसको भेजा है आशुदीप नाम के एक छात्र ने। उसने कहा था सर जी हमारा नाम बोल दीजिएगा, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी, तो मैंने सोचा आपके समक्ष उसका नाम भी बता दिया जाए। तो चले आगे बढ़ते। तो इसी प्रकार से जो है हम आगे बढ़ेंगे और प्रश्नों को समझने का प्रयास। पहला प्रश्न आपका पूछा गया था पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA किया जाता है, बताएं पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन कब किया जाता है भाई। तो ये परियोजना, जब भी कोई परियोजना आप बनाते हैं पर्यावरण से रिलेटेड या फिर कोई परियोजना, तो उससे पहले जो है एक प्रकार से पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन यानी कि पर्यावरण का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा या पर्यावरण पर इस योजना का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको पहले से ही अनुमान कर लिया जाता है, यानी परियोजना के पहले ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिफोर द प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज डन बिफोर द प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर था इसका। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इन एसिड रेन पीएच ऑफ वाटर इज, अम्लीय वर्षा में जल का पीएच मान कितना होता है। तो 5.6 से कम होता है, लेस देन 5.6। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है असेसमेंट इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन EIA शुरू किया गया था। तो कब शुरू किया गया था भैया सॉरी 1986-87 में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका यूनाइटेड नेशंस जो है कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट आल्सो टर्म्ड एज अर्थ समिट वाज हेल्ड इन 1992 इन व्हिच सिटी। पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है 1992 में किस शहर में आयोजित किया गया था। तो रियो डी जेनेरियो में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया चौथे का बिल्कुल करेक्ट आंसर। 3 से 14 जून 1992 को यह सम्मेलन हुआ था। आगे बढ़ते, पांचवा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है स्वामी विवेकानंद वाज डिसिपिल वाज, यानी कि स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे। तो स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, छठा नंबर प्रश्न आप देखेंगे, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न आपका आ चुका है, प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न आपका आ चुका है कि भ्रष्ट अवसरों की सक्रिय रूप से तलाश करने वाले अधिकारियों को क्या कहा जाता है। ऑफिसर्स वाज एक्टिवली सीक आउट करप्ट अपॉर्चुनिटीज आर रिफर्ड टू एज, उसको हम क्या बोलते हैं, मैन ईटर्स यानी कि आदमखोर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, सातवां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था। इसमें देखेंगे सातवां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक जो है 2013 में जो आया है, इसको लेकर के बातें कही गई कि अपने कर्मचारियों और सहयोगियों को लोक सेवकों को रिश्वत देने से रोकने के लिए वाणिज्यिक संगठनों के लिए दिशा निर्देश तैयार करना, या फिर मामलों की सुनवाई पूरी तरह की पूरी करने की कुल अवधि 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो ये मेरे हिसाब से इसमें दोनों आपका सही होना चाहिए। ठीक है, इसमें कन्फर्म नहीं हो लेकिन इसमें दोनों करेक्ट आंसर आपके हो सकते हैं बोथ। आठवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आठवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रश्न है कि गोपनीयता के मुद्दों पर सोशल मीडिया साइट टिकटॉक सहित विभिन्न चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा IT अधिनियम के किस प्रावधान को आधार के रूप में उपयोग किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्हिच प्रोविजंस ऑफ द IT एक्ट यूटिलाइज्ड एज द बेसिस बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट टू वैन वायरस चाइनीज एप्स इंक्लूडिंग द सोशल मीडिया साइट टिकटॉक ओवर पॉलिसी इशूज। तो ये धारा 69A के तहत यानी कि 69A के अंतर्गत IT की धारा है ये, उसके अंतर्गत इसको बैन किया गया था। नौवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हु एमंग दीज मेनली एक्सप्रेस्ड सेल्फ व्यूज ऑन रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स, यानी इनमें से किसने मुख्य रूप से माता पिता और शिक्षकों की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किया है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नौवां नंबर प्रश्न आ चुका है, हु क्वार्टेड द बिहाइंड द
पेरेंट्स स्टूडेंट मतलब कि स्टैंड द स्कूल एंड बिहाइंड द टीचर द होम, यानी कि किसने उद्धृत किया है, किसने कहा कि माता पिता के पीछे स्कूल है और शिक्षक के पीछे उसका घर है। ये कथन कहा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। 10वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में मतलब कि क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि विच फेमस इंडियन डिलीवर स्पीच एट द वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस शिकागो 11 सितंबर 1893। 11 सितंबर 1993 को किस प्रसिद्ध भारतीय ने विश्व धर्म संसद शिकागो में भाषण दिया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है इसकी, उसमें ये प्रश्न आ सकते हैं, तो एकदम से रट लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, ऑन अक्टूबर 2022 1925 गांधी पब्लिश्ड अ लिस्ट ही का मतलब लिस्ट ही कॉल्ड द सोशल सिंस इन हिज वीकली न्यूज पेपर। यानी 22 अक्टूबर 1925 को गांधी जी ने अपने साप्ताहिक समाचार पत्र यानी किस पत्र में सामाजिक पापों की एक सूची प्रकाशित करी थी? तो उन्होंने यंग इंडिया समाचार पत्र में करी थी। 7 प्रकार के पापों के बारे में बताया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि गांधी जी ने अपनी प्रकाशित सूची में कितने सामाजिक पापों को शामिल किया था? तो 7 सामाजिक पाप थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 14 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 के अनुसार क्या इसमें बताएगा कि एक व्यक्ति ने रिश्वत का देने का अपराध नहीं किया होता यदि उसने लोक सेवक की जांच में सहायता करने के लिए कानून प्रवर्तन प्राधिकरण को सूचित करने के बाद ऐसा किया होता। या दूसरा कथन दिया गया कि यदि किसी वाणिज्यिक संगठन को रिश्वत देने का दोषी पाया जाता है और यह साबित हो जाता है कि यह निदेशक, प्रबंधक, सचिव आदि की सहमति से किया गया था, तो उन्हें दंडित किया जाएगा। ये एक प्रकार से इनमें से पूछ रहा कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से जो पहला कथन है वो आपका गलत है, बाकी और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने मुख्य रूप से चरित्र निर्माण के दर्शन पर ध्यान केंद्रित किया था? अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा इसको, यानी फिलोसॉफी ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग। हु एमंग द फॉलोइंग मेनली फोर्स्ड, बताएं। तो बताएं किसने किया था भाई? तो इसको क्या था किसने भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करें। बिल्कुल महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 15वें का डी करेक्ट आंसर क्या होगा? 15वें का डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 16वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका। अंग्रेजी वाले इधर देखते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत समय लग जा रहा है अंग्रेजी और हिंदी दोनों पढ़ने में, तो इसलिए मैं हिंदी को पढ़ रहा हूँ, बाकी अंग्रेजी वाले बगल में देखते रहिएगा, ठीक है। प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर पीड़ित की इंटरनेट पर प्रत्येक गतिविधि का अवलोकन करता है, पृष्ठभूमि में सभी जानकारी एकत्र करता है और इसे किसी और को भेजता है? तो मेलवियर, स्पाईवियर, एडवियर, ये सभी। ऑप्शन नंबर लगा दीजिएगा डी। अगला क्वेश्चन आपका तो 16वें का भी डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है भाई, सभी लोग देखेंगे। 17वां नंबर प्रश्न आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का एंटीवायरस प्रोग्राम है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। एंटीवायरस प्रोग्राम कौन सा है भाई? 17वें करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मैकाफी, कास्परस्की, क्विक व्हील, ये सब जो है एंटीवायरस प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ द एबव। 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बी बिलोंग टू ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज? निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों में से संबंधित नहीं है? देखिए अमेजन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा ये सब सम्मिलित है, मतलब कि ये सब जो है ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों से रिलेटेड है, जबकि फेसबुक जो है आपका ये शॉपिंग का नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सोशल मीडिया, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। 19वां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारतीय उद्योगपति जिन्होंने अल्जाइमर रोग के कारणों का अध्ययन करने के लिए सेंटर फॉर न्यूरोसाइंस भारतीय विज्ञान संस्थान को 750 मिलियन का अनुदान, मतलब मिलियन रुपए का अनुदान प्रदान किया, तो ये करने वाले जो है व्यक्ति है उनका नाम क्या है? उनका नाम है भैया रतन टाटा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 20वां नंबर प्रश्न है कि CSR स्टैंड फॉर, CSR का फुल फॉर्म क्या होता है? कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, ठीक है, यानी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 20 का पूछा गया था।
21वां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक कह रहा आपसे कि एक व्यावसायिक घराना जो सामाजिक हितों की कीमत पर केवल व्यक्तिगत लाभ पर ध्यान केंद्रित करता है वह लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। रह सकता है भाई, ऐसी थोड़ी ना स्थिति कि नहीं रह पाएगा। दूसरी बात यह है कि एक फर्म जो व्यक्तिगत लाभ की कीमत पर सामाजिक हितों को बहुत अधिक महत्व देती है फल फूल नहीं सकती है और उसे देर सवेर बंद होना जाना चाहिए। ये भी एक प्रकार से पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो इनमें से दोनों हमारे ख्याल से इसमें से एक प्रकार से इसमें थोड़ा सा मुझे संदिग्धता लग रही है। ठीक है, मेरे हिसाब से पहला इसका और दूसरा, इन दोनों में तुम्हारा संदिग्धता लग रही है तो इसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए। बाकी अगला प्रश्न आप देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न है आपका, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की विशेषता नहीं है। देखिए, उत्पाद अधिकार, उपभोक्ता अधिकार, मूल्य निर्धारण, ये सब है, जबकि पर्यावरण नीतियाँ ये इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, अजीम प्रेमजी इज चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अजीम प्रेमजी निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष और सीईओ हैं। तो विप्रो के हैं। ठीक है, 23 नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो 23 का ए ऑप्शन इज राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि 2005 में भारत सरकार ने व्यापार और वाणिज्य में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अजीम प्रेमजी को किस उपाधि से सम्मानित किया था। तो 2005 में इनको पद्म भूषण मिला था और 2011 ईस्वी में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 24 का। 25 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित शब्दों को किसने उद्धृत किया है। CSR कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं होना चाहिए, परोपकार भीतर से आना चाहिए, ऐसा किसने कहा था। तो ऐसा कहा था अजीम प्रेमजी ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, आप सभी लोग देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, बताएं भाई, सभी धर्मों को समान रूप से मानना डैश के लिए रूप में जाना जाता है, धर्मनिरपेक्षता कहते हैं उसको। ठीक है, सेक्युलरिज्म, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न आपसे पूछेगा, अंग्रेजी वाले बगल में पढ़ते चलिएगा, हिंदी में पढ़ रहा हूँ जो ताकि तीव्र गति से आपका पेपर हल हो जाए। और जिन विश्वविद्यालयों का पेपर अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और आने वाली परीक्षा 2024 में जो हमारे छात्र थर्ड सेमेस्टर में आएंगे 25 में, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न अगला क्या है, कंप्यूटर सिस्टम को हैकर और विभिन्न प्रकार के वायरस से बचाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में किसको हमेशा चालू रखना चाहिए, फायरवॉल को या फिर एंटीवायरस को। फायरवॉल या एंटीवायरस दोनों का काम एक ही होता है, लेकिन एंटीवायरस केवल जो है एक प्रकार से वायरसों से रक्षा करता है, लेकिन अगर हैकर वगैरह से बचाना है तो फायरवॉल ज़्यादा जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो सकता है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 28 नंबर देखेंगे, हैकर्स आमतौर पर कंप्यूटर वायरस का इस्तेमाल डैश उद्देश्य के लिए करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए, प्रत्येक उपयोगकर्ता की स्ट्रोक की निगरानी करने के लिए, उपयोगकर्ता की आईडी और पासवर्ड जैसे संवेदनशील जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित उपयोगकर्ता के डेटा को दूषित करने में, इन सभी में एक प्रकार से हैकर्स जो होते हैं इन सभी वायरस का इस्तेमाल करते हैं इसी उद्देश्य से। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ द एबव। 29 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न क्या है भाई, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न आपका है, एक आध्यात्मिक या नैतिक प्रश्न पर मन को केंद्रित करने का अभ्यास प्राकृतिक दुनिया को एक दृश्य या दिव्यता का एक छवि प्रतिनिधि डैश के रूप में जानते हैं, उसको हम ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 29 का। 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, सभी लोग देखेंगे। 30वां प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न आपका है कि परस्पर देवो भवा जो है रिफर्स टू, यानी कि किसको संदर्भित करता है परस्पर देवो भवा। यह दूसरे व्यक्ति को एक दिव्य प्राणी के रूप में मानने के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ठीक है, अतिथि देवो भव। 31 नंबर क्वेश्चन आपका है, इंडियन इथोस इज नीडेड ड्यू टू, यानी कि भारतीय लोकाचार की आवश्यकता है, बताएं, समग्र ब्रह्मांड और सभी के कल्याण के लिए, या फिर अद्वितीय कार्य संस्कृति के लिए, या मूल्य प्रणाली की स्थापना के लिए, या फिर इन सभी के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई इसका, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, जिन्होंने डी लगाया उनको करेक्ट आंसर उनका था। अगला क्वेश्चन आपका 31 का डी। 32 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि डिसीजन मेकिंग हेल्प्स इन द स्मूथ फंक्शन ऑफ द, निर्णय लेने से डैश के सुचारू रूप कार्य में मदद मिलती है, बताएं, निर्णय लेने से किसके सुचारू कार्य में मदद मिलती है। तो योजना के, प्लानिंग के। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर इज राइट आंसर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है, उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम कार्यविधि का चयन करना
क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर इसका डिसीजन मेकिंग। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर पूछा गया है। अ डिसीजन विच इज टेकन टू मीट अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। एक निर्णय जो अप्रत्याशित स्थिति को पूरा करने के लिए लिया जाता है उसको संकट निर्णय कहते हैं। ठीक, क्राइसिस डिसीजन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 35 नंबर प्रश्न देखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में कंप्यूटर की शुरुआत ने प्रबंधन में डैश दृष्टिकोण को लोकप्रिय बनाने में बहुत योगदान दिया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 35 का? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, प्रबंधन विज्ञान में। ठीक है, मैनेजमेंट साइंस में दृष्टिकोण को लोकप्रिय, मतलब कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में कंप्यूटर की शुरुआत ने प्रबंधन विज्ञान दृष्टिकोण को लोकप्रिय बनाने का बहुत योगदान दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका आ चुका है 36 नंबर प्रश्न देखेंगे। भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ। भगवत गीता एक भाग है, किसका एक भाग है? महाभारत का एक भाग है श्रीमद् भगवत गीता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि समाज ने अपनी स्थिति के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना डैश कहलाता है, बताएं। स्वधर्म कहलाता है, स्वधर्म। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन में, मतलब कि एग्जाम में पूछा गया था। भगवत गीता के अनुसार आत्म साक्षात का मार्ग है। आत्म साक्षात्कार मार्ग क्या है भाई? निष्काम कर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आत्म साक्षात्कार का मार्ग क्या है? 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या होता है भाई? निष्काम कर्म करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है। इसके अलावा स्वाध्याय पर भी फोकस आप कर सकते हैं, यानी सी इसमें मेरे हिसाब से स्वाध्याय पर ज़्यादा फोकस होगा। वैसे गीता, भगवद गीता के अनुसार आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार मतलब कि अपने बारे में जानना, तो उसको स्वाध्याय मतलब कि स्वाध्याय के माध्यम से जान सकते हैं। अगर आपको परमात्मा साक्षात्कार करना कि एक प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आप निष्काम कर्म की ओर जाएंगे। तो मेरे हिसाब से इसमें डी लगा दीजिएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर 29 का। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न आपका है। अकॉर्डिंग टू भगवद गीता प्रिजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी मीन्स, यानी भगवद गीता के अनुसार मानवता की दुनिया का संरक्षण का अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या होता है? लोक समग्र की भावना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 39 का। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है भाई, 40 नंबर क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। 40 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास अपने। प्रश्न आपका आ चुका है, व्हिच ऑफ द इज ट्रू अबाउट मार्केटिंग। इनमें से कौन सा विपणन के बारे में सच है? मार्केटिंग बोलते हैं विपणन को, तो इनमें से कौन सा पॉइंट आपका सच है भाई? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मार्केटिंग गतिविधि संस्थानों का सेट और ऐसी पेशकशों को बनाने, संचार करने, वितरित करने और आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है जो ग्राहकों और भागीदारियों और बड़े पैमाने पर समाज के लिए मूल्य रखती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर था 40 का। 41 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि उपभोक्ता की आय का कौन सा भाग विपणक को रोचता है? बताएं। विच पार्ट ऑफ द कंज्यूमर्स इनकम इंटरेस्टेड द मार्केटर्स। 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। विवेकाधिकार, मतलब कि एक प्रकार से विवेकाधिकार, जो विवेकाधीन आय होती है वो। 42 नंबर प्रश्न आपसे पूछा सकता है एग्जाम में। एक संगठन में रणनीतिक विपणन योजना किसके साथ शुरू होनी चाहिए? क्या करेक्ट आंसर होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, संगठनात्मक लक्ष्यों और उद्देश्यों की स्थापना के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 42 का। 43 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। प्रश्न क्या पूछा गया कि गुड मार्केटिंग इज अ रिजल्ट ऑफ केयरफुल प्लानिंग एंड, यानी अच्छी मार्केटिंग सावधानी पूर्वक योजना और किसका परिणाम है? क्रियान्वयन का परिणाम है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा नए आर्थिक सुधार में पेश किया गया है, मतलब कि कब पेश किया गया भाई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1991 में पेश किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 45 नंबर देखेंगे। जैविक और अजैविक खाद्य पदार्थों के बीच अंतर बताने का सबसे अच्छा तरीका क्या है भाई? खाद्य पदार्थ हमेशा अधिक महंगे होते हैं, जैविक खाद्य पदार्थ, या फिर एक प्रकार से ऑर्गेनिक लेबल देख करके पता लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर देखेंगे। जैविक खाद्य पदार्थ खरीदने के अलावा आप कीटनाशकों के संपर्क को निम्न तरीके से सीमित कर सकते हैं। सभी कच्चे फलों और सब्जियों को धो करके
इन तरह तरह के भोजन कर करके, फलों और सब्जियों को छील करके और ट्रिम करके यानी काट करके। तो एक प्रकार से सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 47 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? एक दिश होता है, सीधा होता है? ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 48 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। 48 नंबर प्रश्न क्या है? आपको चित्र दिया गया है, बोला गया कि यह किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला है। यहाँ पर भाई देखें, ये चराई खाद्य श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 49 नंबर देखेंगे। एक जलीय परितंत्र के ऊपरी भाग में होता है, तो ऊपरी भाग वाली चीज़ों को हम प्लवक बोलते हैं, प्लैंकटन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे ये चित्र वाला प्रश्न है। ये चित्र आप देखिए तो ये पूछ रहा है कि आपस में जुड़ी श्रृंखलाओं के एक नेटवर्क को, जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है, ठीक है, ये किसका उदाहरण है? तो ये एक प्रकार से वन पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 51 नंबर प्रश्न देखेंगे सभी लोग। 51 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे, प्रश्न क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे और कुछ जीव जो होते हैं पोषक तत्वों को संश्लेषित करके सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, उन्हें जाना जाता है, उसको हम प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, फोटोसिंथेसिस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 52 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि वह कौन सा कारक है जो पौधों को उत्पादक बनाता है? चूंकि उत्पादक पौधे इसलिए होते हैं चूंकि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उत्पादक हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे। प्रश्न आपका 53 नंबर है। प्रश्न क्या है कि एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र के भीतर मौजूद उत्पादकों को क्या कहा जाता है? एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर मौजूद उत्पादकों को हम फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। तो जिन्होंने ए लगाया होगा उनको नंबर मिलेगा। इस प्रश्न को रट लीजिएगा, आपकी परीक्षा में आने वाला है। 54 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सभी जंतु अपने भोजन की आवश्यकता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं, इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं? इसीलिए उनको हम बोलते हैं भाई उपभोक्ता, उनको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है, कंज्यूमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, सभी लोग देखेंगे। 55 नंबर प्रश्न है भाई। 55 नंबर प्रश्न क्या है आपका? 55 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, देखिएगा सभी लोग, देखने का प्रयास करेंगे सभी लोग। प्रश्न क्या है? पोषण भोजन के स्रोत के आधार पर जीवों का खाद्य श्रृंखला में एक विशिष्ट स्थान होता है, जिसे किस नाम से पुकारते हैं? अंग्रेजी में बगल में देखते रहिएगा। तो 55 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? 55 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं उनको, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 56 नंबर प्रश्न है कि पारिस्थितिक पिरामिड का निर्माण किसने किया था? पारिस्थितिक पिरामिड का जो निर्माण किया था वो किया था किसने? चार्ल्स एल्टन महोदय ने किया था 1927 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 57 नंबर देखेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड प्रत्येक स्तर पर जीवित पदार्थ की कुल मात्रा के कुल सूखे वजन का प्रतिनिधित्व करता है? तो 57 नंबर का करेक्ट आंसर क्या था आपका भाई? ऑप्शन नंबर सी, बायोमास का पिरामिड जो होता है वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 58 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट? निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या था आपका? देखिए 59 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि द इकोसिस्टम हैज़ द मैक्सिमम बायोमास? पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक जैव मात्रा होती है कहाँ पर, किस उसमें? तो वन पारिस्थितिक तंत्र में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 60 नंबर प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी अगला प्रश्न आपका 61 भी छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न आपका आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। 62 नंबर प्रश्न, एक पारिस्थितिक तंत्र में वे उपभोक्ता जो भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर करते हैं उनको किस रूप में जाना जाता है? तो उसको शाकाहारी बोलते हैं हम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एक पारिस्थितिक तंत्र में वे उपभोक्ता जो भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता या फिर एक प्रकार से शाकाहारी कहलाते हैं। 63 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है कि संक्षिप्त नाम IUCN का पूरा नाम क्या है? IUCN का पूरा नाम क्या है भाई? इसका पूरा नाम है आपका
क्या नाम है भाई? 63 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड ऑफ नेचर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा 63 का। अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका है 64 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, उस प्रजाति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसकी जनसंख्या एक गंभीर स्तर तक कम हो गई हो? तो उसको हम बोलते हैं भाई लुप्त प्राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है 65 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि उस प्रजाति के लिए क्या शब्द प्रयुक्त होता है जिसके सदस्य कम होते हैं और एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं दुर्लभ जातियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज स्टेब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल जो है पार्क। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 67 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है भैया? तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है, इसके अलावा 3 प्राणी उद्यान है और 26 वन्य जीव विहार हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो चुकी है। नेशनल पार्क पूछा गया तो नेशनल पार्क एक ही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपका आ चुका है, अपने प्राकृतिक आवास में प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण को हम क्या कहते हैं? उसको इन सीटू संरक्षण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 69 नंबर प्रश्न देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द 2 रीजन्स फ्रॉम इंडिया इंक्लूडेड एज हॉट स्पॉट? निम्नलिखित में से भारत के किन 2 क्षेत्रों को हॉट स्पॉट रूप में शामिल किया गया है? तो एक तो भाई आपका पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, इन दोनों को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखेंगे। 70 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 70 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। एक बार जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1 है कि यह एक जैव भौगोलिक क्षेत्र है जो जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण भंडार है और विनाश के खतरे में है। ठीक है, और कथन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि जैव विविधता हॉट स्पॉट शब्द विशेष रूप से दुनिया भर के जैविक रूप से समृद्ध क्षेत्रों को संदर्भित करता है जो अपने मूल निवास स्थान का कम से कम 70% खो चुके हैं। उपरोक्त में से किस कथन में जैव विविधता हॉट स्पॉट शब्द को सही ढंग से परिभाषित किया गया है? तो कथन नंबर 1 में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 71 नंबर प्रश्न देखेंगे, लुप्त प्राय प्रजातियों को किस सूची में हम रखते हैं? तो रेड डाटा बुक में रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 72 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वो कहाँ पर है भैया? वो अपने यूपी में ही है, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 73 नंबर क्वेश्चन है। बहुत जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न है कि पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों में हवा, खनिज, पौधे, मिट्टी, पानी और वन्य जीव शामिल हैं। संरक्षण इन संस्थानों की देखभाल और सुरक्षा है ताकि उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सके। इसमें प्रजातियों, जीनों और पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता को बनाए रखने के साथ साथ पर्यावरण के कार्यों जैसे पोषक चक्रण शामिल हैं। प्राकृतिक संसाधनों के सम्मान को चिन्हित करने के लिए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष को कब मनाया जाता है? देखिए, केवल यही प्रश्न भी बन सकता था कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हम कब मनाते हैं, लेकिन इतना भूमिका बना करके लिखा गया ताकि बच्चे प्रश्न को पढ़ करके ही बहुत सारे लोग छोड़ दिए होंगे, इतना लंबा प्रश्न कौन करेगा। तो भाई विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? मैंने बार बार आपको बताया भी था कब मनाया जाता है भैया। तो ये मनाया जाता है आपका कब भाई? ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 74 नंबर प्रश्न देखेंगे। DDT एंड एल्यूमिनियम कैंस आर एग्जाम्पल्स ऑफ। DDT और एल्यूमिनियम के डिब्बे किसके उदाहरण है? तो ये एक प्रकार से अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 75 नंबर प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोर इन अ परसेंटेज इन द ईयर? निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा में प्रकाशित प्रतिशत में सबसे अधिक है? नाइट्रोजन गैस 78%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ओजोन गैस जो है O3 के नाम से जानते हैं, ये मतलब कि नहीं है। ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल्स रिजल्ट इन, जीवाश्म ईंधन के जलने का परिणाम क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि भी होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैसेस। 78 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए किस दिन को विश्व ओजोन दिवस या अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 सितंबर को। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। जिन्होंने सी लगाया उनका करेक्ट आंसर होगा 78 नंबर का कौन सा करेक्ट आंसर होगा? सी ऑप्शन। 79 नंबर प्रश्न आप देखेंगे सभी लोग, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रश्न क्या है आपसे, कह रहा कि ओजोन रिक्तीकरण में 1970 के बाद से देखी गई दो संबंधित जो है घटनाएं शामिल हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की कुल मात्रा में लगभग 4% की स्थिर कमी, और पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवीय क्षेत्रों के आसपास समताप मंडल यानी ओजोन परत में वसंत ऋतु में बहुत अधिक कमी। ओजोन रिक्तीकरण और ओजोन छिद्र के मुख्य कारण निर्मित रसायन हैं जिन्हें ओजोन क्षयकारी पदार्थ ओडीएस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ओजोन क्षयकारी पदार्थों की श्रेणी में आता है? देखिए ये सभी आते हैं, वैसे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है मुख्य रूप से आता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड ये आते तो सभी है मेरे हिसाब से, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करती है वो कौन करती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो बी ऑप्शन सबसे ज़्यादा अगर पूछा था, लेकिन यहाँ पर प्रभावित करने में ये सबकी भूमिका रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन की। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है भाई। प्रश्न है कि शराब और चीनी कारखाने का कचरे को बढ़ा करके जल निकाय की गुणवत्ता को बदल देता है। तो COD और BOD, ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है इसका, और इसके अलावा गंदगी भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी या डी, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसमें मैं एकदम से कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन बी या डी। अगला प्रश्न आपका 81 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। कोयले से चलने वाली बिजली संयंत्र में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर्स के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। तो SPM स्थापित किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा 81 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया कि व्हाट डज CPCB स्टैंड फॉर? CPCB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CPCB का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? इसका फुल फॉर्म होता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सॉरी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपका है 83 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पर्यावरण सुरक्षा और सुधार और उससे जुड़े मामलों के लिए भारतीय संसद में पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम नामक एक अधिनियम बनाया गया था। यह पूरे भारत में वर्ष कब लागू हुआ? ये कब लागू हुआ था भाई? ये लागू हुआ था 1986 में। आपको 86 कहीं पर दिख रहा है? बिल्कुल सी में दिख रहा है 86। ऑप्शन नंबर लगा दीजिएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1986। 83 नंबर का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 84 नंबर प्रश्न की ओर। 84 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अति जनसंख्या का परिणाम है? अति जनसंख्या का परिणाम क्या है? भूमि और अन्य अक्षय संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे चित्रात्मक शैली पूछा गया, देखेंगे यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया आपसे भाई। 85 नंबर क्वेश्चन पूछा गया चित्र को लेकर के। इस चित्र मतलब इस प्रश्न को छोड़ दीजिए भाई। आगे बढ़ते 86 नंबर प्रश्न। 86 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास आयोग यानी कि CSD किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था आपका भाई कब? 1992 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 87 नंबर। 3R यानी कि RRR जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे, वो है रेड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका है 88 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्सेस? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? मिट्टी, जल, वायु ये सब नेचुरल संसाधन है, जबकि बिजली कोई नेचुरल संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
89 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित पंक्तियां पढ़िए। पढ़ते हैं भाई। गंगा एक्शन प्लान, जिसको गैप कहते हैं, खास करके 100% केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की गई। गंगा कार्य योजना की शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण उपशमन के उद्देश्य से वर्ष कब किस मतलब किस वर्ष में हुई थी, शुरू हुई थी, और गंगा को भारत का राष्ट्रीय नदी का दर्जा घोषित किया गया था। इसमें आप ऑप्शन क्या लगा सकते हो भाई? इसका करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए, कौन सा प्रश्न है आपका? 89 नंबर का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा भाई? 89 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, 1986। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न क्या है भाई? नहीं, 89 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 89 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, 1986। आगे बढ़ते 90 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर जहाँ तक मुझे मैं पढ़ पा रहा हूँ, यहाँ पर यही लिखा है कि कौन सी ऐसी इनमें से प्रजाति है कि जो विलुप्त होने के कगार पर है, जिस पर मानवता के रूप में मतलब कि हम निर्भर भी हैं खास करके। तो मधुमक्खियाँ जो होती ख़त्म होने के कगार पर हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। कहीं कहीं पर आप देखते खत्म हो गई, कहीं कहीं पर बची हुई हैं अभी। 91 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय वन्यजीव संस्थान WII जो जैव विविधता, लुप्तप्राय प्रजातियों, वन्यजीव प्रबंधन आदि जैसे अध्ययन के क्षेत्रों में वन्यजीव अनुसंधान करता है, 1982 में स्थापित किया गया था। वह एक मतलब कि वह संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। 92 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 93 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सही है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण से क्या होता है? समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है, तापमान बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 94 नंबर प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 94 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2010 में लागू हुआ था, 18 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 95 नंबर प्रश्न देखेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है कितने माइक्रोन से कम गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 50 माइक्रोन से कम अगर आप करेंगे तो उस पर प्रतिबंध है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 96 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग कण उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए नहीं किया जाता है? फटाफट से बताएंगे। 96 नंबर का करेक्ट आंसर क्या है भाई इसका? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, बैग फिल्टर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 97 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। वायु गुणवत्ता सूचकांक को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक शामिल हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो हैं, ये वायु गुणवत्ता सूचकांक को मापने के लिए निम्नलिखित रूप से प्रदूषक रूप में शामिल हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट और थर्ड, यानी कि 1 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रदूषक की वायु गुणवत्ता सूचकांक को मापने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी एक प्रकार से होती है, लेकिन वो ज़्यादातर तापमान को, यानी कि वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डैश एक जीव है जिसका उपयोग जिसका उपयोग एक पारिस्थितिक तंत्र की गुणवत्ता को मापने के लिए किया जाता है, वो जीव कौन सा है भाई? उसके बारे में पूछा गया है। 98 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल डी ऑप्शन, जैव सूचक। बायो इंडिकेटर एक ऐसा जीव है जिसका उपयोग एक पारिस्थितिक तंत्र की गुणवत्ता को मापने के लिए किया जाता है। 99 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है, लाइकेन किसके लिए अच्छे सूचक है भाई? तो ये है जल और वायु प्रदूषण के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 100 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसका उत्तर जो है मैं नहीं बता पाऊंगा, मतलब कि यहाँ पर मैंने नहीं रखा है,
तो कुल मिलाकर के ये 100 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, जिनमें लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चन मैंने नहीं बताए हैं, बाकी लगभग 90-95 प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी विश्वविद्यालय की अपेक्षा यह क्वेश्चन पेपर जो आया था शाकंभरी विश्वविद्यालय का, थोड़ा सा हार्ड पेपर था, कठिन पेपर था। ठीक है, बच्चों ने बहुत ज़्यादा एक प्रकार से गलत भी किया होगा, बहुत लोगों ने सही भी करा होगा। तो इनमें से आपको कितना सही है, अगर आप लोगों के इनमें से 40 क्वेश्चन सही है 100 में से, तो आपको पास कर दिया जाएगा। अगर 40 से कम नंबर आप पाते हो इसमें, तो आपको एक प्रकार से दोबारा से बैक पेपर देना होगा इसका, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप इसको अंदाज़ा लगा लीजिए, जो जितना मैंने बताया है, तो 95-90 में से अगर आपने 40 प्रश्न सही किए हैं तो आप पास हैं बड़े आराम से। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। आपको बता दूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का 2 पेपर बालकों का और बालिकाओं का दोनों का अलग अलग होता, दोनों को मैंने सॉल्व करवाया। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का पेपर मैंने सॉल्व करवाया, और माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय का अभी एक विश्वविद्यालय किसी का और पेपर हुआ था, उसको मैंने सॉल्व करवा दिया था 3-4 दिन पहले, उसको आप लोगों ने देखा भी होगा। तो प्ले लिस्ट में सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, मॉडल पेपर की भी और क्वेश्चन पेपर की भी, अलग अलग विश्वविद्यालयों की, उनको मैंने सॉल्व करवा दिया है। केवल यही पेपर सबसे कठिन है और बाकी सारे पेपर आपके बहुत ही ज़बरदस्त हैं और सभी में रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, आप परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे और अच्छे तरीके से आप दे पाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।